स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। वेलकम टू सोना एजुकेशनल चैनल। आइए शुरू करते हैं क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। देखिए, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश के कुछ गुण होते हैं। देखिए, प्रकाश सरल अर्थात सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रकाश अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक अर्थात 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। आइए बात करते हैं पहला टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। जब प्रकाश की किरण पुंज किसी बिंदु पर पड़ती है तो उस बिंदु से वह परावर्तित होकर वापस उसी माध्यम में आ जाती है। उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। आइए, प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। नंबर 2, आपतित किरण और दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। आइए इसे समझ लेते हैं फिगरल माध्यम से। देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में पड़ती है तो वह परावर्तित हो जाती है, तो उसके बीच बनने वाला कोण आपतन कोण और परावर्तन कोण कहलाता है। आपतन कोण को I से दर्शाया जाता है, परावर्तन कोण को R से दर्शाया जाता है, और इनके बीच में यदि एक रेखा खींच दी जाए तो वह अभिलंब कहलाती है। आइए बात करते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब वह बनाता है जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती हैं या प्रतिच्छेदित प्रतीत होती हैं। आइए बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हैं। आभासीय प्रतिबिंब यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती हैं। यदि वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें तो इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और आभासीय प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। ये बात करते हैं समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब। यदि समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब की बात करें तो आभासी और सीधा होता है, और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितने वस्तु की दर्पण से दूरी होती है, और साथ ही साथ प्रतिबिंब पार्श्व प्रतीत होता है। आइए बात करते हैं पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन जब किसी वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां प्रतीत होता है तो उसे पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। आइए बात करते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रता लिए हुए होता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर तथा गोली पृष्ठ या गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है वह अवतल दर्पण कहलाता है। जैसे कि आपको पृष्ठ में दिख रहा होगा, ये गोलीय दर्पण को हम देख सकते हैं। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ये उत्तल दर्पण का चित्र और इसे हम अवतल दर्पण का चित्र। देखिए, अवतल दर्पण को ऐसे दर्शाया जाता है और उत्तल दर्पण को इसके अपोजिट डायरेक्शन में दर्शाया जाता है। आइए बात करते हैं गोलीय दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द। देखिए, गोलीय दर्पण में सबसे पहले ध्रुव, जो केंद्र, ये देखिए केंद्र, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र में या केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव की प्रायः इस ध्रुव को हम P अक्षर से निरूपित करते हैं, जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, तो इसे हम ध्रुव कहेंगे। आइए बात करते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए, ये सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाएगी, और मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। आइए बात करते हैं अगला पॉइंट, वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से निरूपित किया जाता है। देखिए, वक्रता केंद्र C।
सेंटर पॉइंट। आइए बात करते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे कैपिटल आर से निरूपित किया जाता है। ये कैपिटल आर हमारा वक्रता त्रिज्या को दर्शाता है। आइए बात करते हैं द्वारक। द्वारक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठतल की वक्रता कार या सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसे एम एन से प्रदर्शित किया जाता है। एम और एन से निरूपित किया जाता है। आइए बात करते हैं मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती हैं या परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई महसूस होती हैं, वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे अक्षर F से निरूपित किया जाता है, तो हम इसे कैपिटल F से निरूपित करेंगे। आइए बात करते हैं अगला पॉइंट, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे कैपिटल F द्वारा निरूपित किया जाता है। साथ ही साथ छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है। इसे हम R = 2F द्वारा व्यक्त करते हैं। आइए बात करते हैं अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम के बारे में। देखिए, पहला नियम, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी, जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। आइए बात करते हैं दूसरा पॉइंट, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी, अर्थात ये मुख्य अक्ष से होते हुए निकलेगी। आइए बात करते हैं अगला पॉइंट, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है। ये आई किरण और ये वापस उसी दिशा में चलेगी। अगला पॉइंट, अवतल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है और आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष से समान कोण अंकित करती है। देखिए, I और R कोण, यदि 30 डिग्री का I कोण है तो 30 डिग्री का R कोण भी होगा। आइए बात करते हैं अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब की। बिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब की क्या स्थिति है, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, इसे हम न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे। जब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स सीखेंगे तो उस समय हमारी ये टेबल काम आएगी। आइए बात करते हैं, यदि बिंब की स्थिति अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस F पर बिंदु साइज की होती है और प्रतिबिंब का आकार अत्यंत छोटा होता है और प्रतिबिंब की प्रकृति उस समय लिखी जाती है वास्तविक तथा उल्टी या उल्टा लिखा जाता है। यदि C से परे है तो उसे F तथा C के बीच उसकी स्थिति को दर्शाया जाता है और अगर आकार की बात करें तो उसे छोटा आकार दर्शाया जाता है और यदि उसकी प्रकृति की बात करें तो वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यदि बिंदु C पर स्थिति है तो उसे हम दर्शाने के लिए उसकी स्थिति C पर ही रखेंगे। यदि उसकी साइज की बात करें समान साइज होगा, यदि उसकी प्रकृति की बात करें वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। यदि C तथा F के बीच की दूरी पर कोई बिंब पड़ रहा है तो उसकी स्थिति की बात करें C से परे होगा और यदि उसके आकार की बात करें तो उसका आकार बड़ा होगा और यदि उसकी प्रकृति की बात करें वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। यदि F पर फोकस पर कोई बिंब है तो उसकी स्थिति अनंत पर होगी और स्थिति अनंत होने के साथ साथ यदि उसके आकार की बात करें अत्यधिक बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और प्रकृति की बात करें तो उसकी प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगा। यदि P तथा F के बीच में कोई बिंब बन रहा है तो उसके स्थिति की बात करें तो दर्पण के पीछे और यदि उसके आकार की बात करें तो वह विवर्धित और बड़ा होगा और यदि उसकी प्रकृति की बात करें तो आभासी और सीधा होगा। देखिए, बिंब की स्थिति और आरेख दर्शाने के लिए यदि वस्तु अनंत
पर बिंब बना रही है तो उसका किरण आरेख कुछ इस तरीके से बनेगा। और यदि सी से परे है तो उसका किरण आरेख कुछ इस तरीके से बनेगा। यदि सी पर है तो उसका किरण आरेख कुछ इस तरीके से बनेगा। और यदि सी और एफ के बीच में है तो उसका किरण आरेख कुछ इस तरीके से बनेगा। यदि फोकस पर है तो उसका किरण आरेख कुछ इस तरीके से बनेगा। और यदि पी और एफ के बीच में है तो उसका किरण आरेख कुछ ऐसे बनेगा। यदि अवतल दर्पणों के उपयोग की बात करें, सामान्यतः अवतल दर्पणों का उपयोग टॉर्च, सैटेलाइट और वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ अवतल दर्पण का उपयोग दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए भी करते हैं। और साथ ही साथ अवतल दर्पण का प्रयोग प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों के रूप में भी किया जाता है। और इसी के अतिरिक्त सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग भी